गुड मॉर्निंग क्लास। आइए आज हम लोग अब अपनी आगे की कहानी किटी को क्या संबोधित करते हुए लिखते हैं उसे पढ़ेंगे आज के वीडियो के माध्यम से। तो आइए जानते हैं आगे क्या होता है एन फ्रैंक के साथ और उसे स्टेप बाय स्टेप देखते चलेंगे तभी हमें समझ में आएगा। प्रत्येक वीडियो को बहुत ध्यान से समझना, तब पूरा चैप्टर आपको समझ में आएगा। एक भी स्टेप आपने अच्छे से नहीं समझा तो कहानी नया मोड़ ले लेगी और आपको समझ में नहीं आएगा। शनिवार के दिन 28 नवंबर 1942 मेरी प्यारी किट्टी। अगला पत्र उनका होता है क्या कि हम इन दिनों बिजली की का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते रहे क्योंकि कमरे में रोशनी बहुत कम थी। अपने रोशनदान से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं, राशन से ज़्यादा हम बिजली का खर्च कर चुके हैं। नतीजा यह होगा यदि किफ़ायत और हो सकता है कि बिजली भी कट जाए, ज़्यादा बिजली यूज़ करेंगी तो कहती हैं हो सकता है मेरी बिजली कट जाए और एक पखवाड़े के लिए कोई बिजली नहीं। कितना मज़ेदार ख्याल है नहीं क्या? लेकिन कौन जानता है यह अरसा इससे कम भी नहीं हो सकता। बहुत अंधेरा हो जाता है, 4 साढ़े 4 बजते ही हम तब पढ़ नहीं सकते हैं, इसीलिए वह वक्त हम उल जलूल की हरकतें करने में गुजारते हैं। वो बताती हैं कि हम उस समय जब बिजली कट जाती है, अंधकार सा छा जाता है हमारे रूम्स में, तो हम पढ़ाई नहीं कर सकते, तो उस समय हमें उल जलूल हरकतों में अपने टाइम को पास करना होता है। हम पहेलियाँ बुझाते हैं, अंधेरे में व्यायाम करते हैं, अंग्रेजी या फ्रेंच बोलते हैं, किताबों की समीक्षा करते हैं। हम कुछ भी करें थोड़ी देर बाद बोर होने लगते हैं। कहती है अकेले दोनों बहनें कितना खेलें क्या करें कुछ समझ में नहीं आता, हम लोग बोर होने लगते हैं। कल मैंने वक्त गुजारने का एक नया तरीका खोज निकाला। दूरबीन निकाल कर लगा करके पड़ोसियों की रोशनी वाले कमरे में झांकना शुरू कर दिया। बड़ी शैतान टाइप की थी, नटखट थी। उन्होंने क्या किया, दूरबीन निकाला और दूरबीन लगा करके पड़ोसियों के रोशनी वाले कमरों में झांकना शुरू कर दिया। दूरबीन से दूर तक की चीज़ों को देखा जा सकता है। दिन के वक्त हमारे पर्दे हटाए नहीं जा सकते थे, 1 इंच भी नहीं, क्योंकि उजाला रहता है, अंदर की चीज़ें दिखेंगी। लेकिन जब अंधेरा हो जाए तो पर्दे हटाने में कोई हर्ज नहीं होता था, तो वो पर्दे हटाती हैं। मुझे पता नहीं था कि हमारे पड़ोस में इतने दिलचस्प लोग रहते हैं। कहती है हमें पता नहीं था। खैर हमारे पड़ोसी हैं, मैंने जो पड़ोसी देखे क्या देखती है दूरबीन से उन्होंने बताया। उनमें से एक परिवार डिनर कर रहा था, एक परिवार फिल्म बना रहा था, तो सामने वाले घर में एक दंत चिकित्सक एक डरी हुई बुढ़िया से जूझ रहा था, उसके दांत निकाल रहा था। मिस्टर डसेल जिनके बारे में कहा गया था कि उनके बच्चों के साथ बहुत पढ़ती है और वे उन्हें खूब प्यार करते हैं। दरअसल बाबा आदम के ज़माने के अनुशासन वाले मास्टर हैं। वो लंबे-लंबे भाषण देने लगते हैं, जिन्हें सुनकर ही नींद आने लगती है। क्योंकि मुझे अकेले को ही यह सुख मिला हुआ था, केवल एन को ही ये चीज़ें बताए उनके मिस्टर डसेल के साथ रखा गया था। वो लंबे-लंबे भाषण देते थे। वो कहती मुझे उनके सुनकर भाषण नींद आने लगती है। मैं उनके साथ महाराज डसेल के साथ एक लंबो तरह सकरा कमरा शेयर करती हूँ, जो कि मुझे ही हम 3 बच्चों में से आमतौर पर खर दिमाग और मिजाज तुनक मिजाज समझा जाता है। सब लोग जानते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड खरे मिजाज स्ट्रेट फॉरवर्ड है एन और तुनक मिजाज है, छोटी छोटी बातों को ध्यान देती है। मेरे पास यही एक उपाय बचता था कि उनकी वह पुरानी डांट फटकार और भाषणों की लंबी लंबी उबाऊ श्रृंखला की तरफ कान न करूं। कहती है अब मेरे पास उनसे बचने के लिए एक ही उपाय था कि मैं उनकी बातों को एक कान से सुनूं और दूसरे कानों से निकाल दूं, न सुनने का नाटक करती रहूं। ये बात तो खैर फिर मैं भी सहन कर लेती, लेकिन मिस्टर डसेल अच्छे खासे चुगलखोर हैं। उनकी एक और विशेषता है कि वो बड़े चुगलखोर हैं। वे जाकर इस सारी बातों को की रिपोर्ट मम्मी को दे देते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। जब वो ये रिपोर्ट मम्मी को दे देते हैं तो अगर मिस्टर डसेल ने मुझे कोई उपदेश पिलाया होता तो उसे दोबारा से मुझे मम्मी से सुनना पड़ता, और मम्मी तो कोई लिहाज भी नहीं करती मेरा। अगर मेरी किस्मत वाकई अच्छी होती तो मिसेस वान मुझे 5 मिनट तक बाद बुलावा भेजती है। सच वो कहती है कि अगर मेरी किस्मत जिस दिन अच्छी होती, मम्मी से बचना होता, मम्मी की डांट से, तो मुझे मिसेस वान दान मुझे 5 मिनट में बुलावा यानी बुला लेती है तो मैं बच जाती हूँ, वहाँ से हट नहीं सकती हूँ। मम्मी जब मुझे डांटना शुरू कर सचमुच में मैं एक निकालने वाले परिवार में आप केंद्र में हो और सारा दिन आपको
हर तरह से दुत्कारा और फटकारा जाए तो ये सब झेलना आसान काम नहीं होता है। एन ने बताया कि ये सब झेलना आसान काम नहीं है, मुझे हर समय डांटा फटकारा जाता था क्योंकि मैं तो मिजाज तुनक मिजाज लड़की थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, किसी की फालतू की बातें सुनने की मुझे आदत नहीं थी, तो इस तरह से मुझे हर समय डांट पड़ती थी बड़ों से। रात को जब मैं बिस्तर पर होती हूँ तो अपने पापों और बढ़ा चढ़ाकर बताई गई अपनी खामियों के बारे में सोचती हूँ, तो वे इतनी ज़्यादा होती हैं कि अपने मूड के हिसाब से या तो मैं उन पर हंस सकती हूँ या रो सकती हूँ। तब मैं इस अजीज से ख्याल के साथ सो जाती हूँ और मैं जो कुछ हूँ उससे अलग होना चाहती हूँ या मैं उससे अलग तरीके के व्यवहार करना चाहती हूँ। जो मैं हूँ, जो मैं होना चाहती हूँ, मेरी प्यारी किटी, अब मैं तुम्हें कितना उलझा रही हूँ, लेकिन मैं चीजें एक बार लिखकर उन्हें काटना पसंद नहीं करती हूँ। इस कमी वाले वक्त में कागज को मोड़ तोड़कर रद्दी की टोकरी में डालना बिल्कुल मना है। इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ यही सलाह दे सकती हूँ कि तुम ऊपर वाले हिस्से को फिर से पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसमें तुम्हें बात का सिर पैर नहीं मिलेगा। वो लिखती हैं कि यहाँ पेज की कमी है, इसलिए पेज हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, लिख कर काटने की हमारी आदत नहीं है, तो जो मैंने लिखा इससे तुम अगर उलझ रही हो तो इसको दोबारा मत पढ़ना। लेकिन मैं कहूँ तो किससे कहूँ, ये मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं तुम्हें अपने दिल की हर कहानी लिख रही हूँ। अगला पत्र वो लिखती हैं फिर से 19 मार्च 1943 को। जुलाई से लिखना उन्होंने शुरू किया था 1942 से, अब 43 में आ गई हैं। फिर लिखती हैं मेरी प्यारी किटी, अभी एक घंटा भी नहीं बीता था कि हमारी खुशी निराशा में बदल गई। टर्की अभी युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। वो आया कि एक केंद्रीय मंत्री ने ये कहा था कि टर्की जल्दी ही तटस्थता छोड़ देगा। डैम चौक पर अखबार बेचने वाला चिल्ला रहा था, टर्की इंग्लैंड के पक्ष में। कहती हैं यहूदियों के पक्ष में कोई नहीं है, टर्की के लोग भी इंग्लैंड के पक्ष में, अंग्रेजों के पक्ष में। अखबार उसके हाथ से झपटे जा रहे थे। इस तरह से हमने वह उत्साहवर्धक अफवाह सुनी थी। कहती हैं कि मैंने एक झलक देखी कि अखबार वाला बता रहा था कि टर्की इंग्लैंड में शामिल हो गया। अखबार झटाझट उनसे बिके जा रहे थे, उनसे छीने जा रहे थे अखबार वालों से। लोग हाथों हाथ ले रहे थे इस खबर को जानने के लिए। ये हल्की सी झलक मैंने देखी है। 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित किए जा रहे हैं। 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा यानी वोट चल नहीं सकते हैं। जिन लोगों ने अज्ञातवास में रह करके अपने पास जो मुद्राएं रखी थी वो भी अब अवैध हो गई हैं। ये ब्लैक मार्केट का धंधा करने वालों ने उन जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, लेकिन उससे बड़ा संकट उन लोगों का है जो या तो भूमिगत हैं या अपने धन को हिसाब किताब नहीं दे सकते हैं। 1000 गिल्डर का नोट बदलवाने के लिए आप इस स्थिति में हो कि ये नोट आपके पास आया कैसे, उसका सबूत भी देना होगा। उन्हें कर देना कर उन्हें कर अदा करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन अगले हफ्ते तक के 500 गिल्डर के नोट भी तभी बेकार हो जाएंगे। ये एजेंट कंपनी के पास अभी 1000 गिल्डर के कुछ नोट बाकी थे जिनका कोई हिसाब किताब नहीं था। इन्हें कंपनी ने आगामी वर्षों के लिए अनुमानित पर अदायगी से निपटा दिया है, इसीलिए फिलहाल तो गर्दन पानी से ऊपर ही है। कहती है कि कुछ 500 के नोट भी हैं, कुछ 1000 गिल्डर के नोट भी हैं जिन्हें उन्होंने रखा है एमईएफ ने। तो ये कैसे खत्म होंगे, टैक्स अदा करने में ही नहीं यूज किया जा सकता था, अन्यथा इनका हिसाब किताब देना पड़ता था। मिस्टर डसेल को कहीं से बाबा आदम के जमाने के पैरों से चलने वाली दांतों की ड्रिल मशीन मिल गई। इसका मतलब संभवतः जल्दी ही दांतों का पूरा चेक अप हो पाएगा। जब घर के कायदे कानून मानने की बात आती है तो मिस्टर डसेल भयंकर रूप से आलम दिखाते हैं। न केवल यानी वहां पर रह रहे समस्त लोगों के नेचर के विषय में लिखती हैं, केवल वे चारलोट से पत्राचार कर रहे हैं और भी कई दूसरे लोगों के साथ भी चिट्ठी पत्री बनाए हुए हैं। मार्गोट जो कि उनकी डच अध्यापिका है, उनके ये पत्र ठीक करती हैं। पापा ने उन्हें मना किया है कि वे ये सब कारोबार बंद करें। मार्गोट ने उनके पत्र ठीक करने बंद कर दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वे अपनी चिट्ठी पत्री फिर से शुरू कर देंगे। कहती है पापा ने मना कर दिया, इसलिए मार्गोट ने अपनी
डच अध्यापिका से अपने पत्र ठीक करने बंद करा दिए। जनाब हिटलर घायल सैनिकों से बातचीत कर रहे हैं। हमने हिटलर घायल सैनिकों से बात करता उन्हें रेडियो पर सुना है। क्या सचमुच ये सब कुछ करुणाजनक था? सवालों जवाबों का सिलसिला इस तरह से चल रहा था कि मेरा नाम हेनरिक साफेल था। उससे जवाब जवाब कर रहा है, जो घायल सैनिक था उससे बात करता है वो। हिटलर, आप कहाँ जख्मी हुए थे? तो वो कहता है स्नालीग्राद के पास। किस किस्म का घाव है यह? दोनों पांव बर्फ की वजह से गल गए हैं और बाएं बाजू की हड्डी टूट गई है। ये बातें जस की तस दे रही हूँ, जो मैंने रेडियो पर कठपुतलियों के खेल की तरह सुनी। घायल सैनिक जैसे अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे थे। जितने ज्यादा घाव उतना ज्यादा गर्व। उनमें से एक तो हिटलर से हाथ मिलाने के ख्याल से ही इतना उत्साहित हुआ जा रहा था कि मेरे ख्याल से तो अभी भी वह उसी उत्साह में होगा कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। मुझसे डसेल साहब का साबुन जमीन पर गिर गया था। मेरी किस्मत खराब थी कि मेरा पैर उस पर पड़ गया। अब पूरा साबुन ही गायब था। मैंने पापा से कहा कि मिस्टर डसेल को उनकी भरपाई कर दें और उनकी हर महीने युद्ध के समय के घटिया साबुन की एक ही भट्टी उनको मिलती है। सिर्फ एक एक भट्टी सबको महीने में मिलती थी, जिससे पूरा काम चला। वो भी उनके पैर के नीचे पड़ा और वो छटक करके कहीं चला गया। मुझसे डसेल साहब का साबुन उन्होंने अपने पापा से कहा कि इसकी भरपाई कर दे, वरना मिस्टर डसेल तो मुझे परेशान करेंगे। अगला पत्र वो लिखती हैं शुक्रवार 23 जनवरी 1944 को। क्या लिखती हैं? मेरी प्यारी किटी, इधर की सत्ताओं में मुझे परिवार के वंश वृक्षों और राजसी परिवारों की वंशावली तालिकाओं में खासी रुचि हो गई है। मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि एक बार तुम खोजना शुरू कर दो तो तुम्हें अतीत में गहरे और गहरे उतरना पड़ेगा। इस खोज से तुम्हारे हाथ और भी रोचक जानकारियां लगेंगी। हालांकि जब मेरे स्कूल के काम की बात आती है तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ। रेडियो पर बीबीसी की होम सर्विस को समझ सकती हूँ। इसके बावजूद मैं अपने ज्यादातर रविवार अपने प्रिय फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें अलग करने और देखने में गुजारती हूँ। उन्होंने बताया कि मैं अपने स्कूल का काम बड़ी रुचि के साथ करती हूँ। बीबीसी लंदन एक चैनल है, रेडियो पर उसकी खबरें बटोरने में समय व्यतीत करती हैं। प्लस संडे के दिन वो क्या करती है, मतलब उन्होंने अपने आप को एंगेज कर लिया था कहीं ना कहीं किन्हीं कामों में। कहती है संडे के दिन हम फिल्म स्टारों की फोटोज को एकत्र करने में लग जाती हूँ। ये संडे अच्छा खासा हो चुका था। मिस्टर कुगलर मुझ पर हर सोमवार को ज्यादा ही मेहरबान होते थे। मेरे लिए सिनेमा थिएटर पत्रिका की प्रति लेते आते थे। मिस्टर कुगलर सिनेमा थिएटर की पत्रिका की प्रति ले आते थे, जिससे वो फोटो की कटिंग करके एकत्र करते थे। अच्छा, इस घर परिवार के लोग ऐसे लोग भी हैं जो जरा भी दुनियादारी नहीं रखते हैं। उन्हें पैसों की बर्बादी मानते हैं, लेकिन इस बात पर हैरानी भी होती है कि कैसे मैं एक साल के बाद भी किसी फिल्म के सभी कलाकारों के नाम ऊपर से नीचे तक सही सही बता सकती हूँ। बेब, जो अक्सर छुट्टी के दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाती हैं, शनिवार को ही मुझे बता देती हैं कि वो कौन सी फिल्म देखने जा रही हैं। तो मैं फिल्म के मुख्य नायकों और नायिकाओं के नाम समीक्षाएं फराटे से बोलना शुरू कर देती हूँ। हाल ही में मम्मी ने फिक्रा कसा कि मुझे बाद में फिल्में देखने जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। उनकी मम्मी ने कहा। जब उन्होंने बताया सभी नायक नायिकाओं के नाम और फिल्मों की समीक्षा, तो उनकी माँ ने कहा कि इसे बाद में फिल्म देखने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे मुझे सारी फिल्मों की कहानियां, नायकों के नाम, समीक्षाएं जुबानी याद है। ये भी जब भी मैं नई केस सज्जा बनाकर आती हूँ तो मैं सबके चेहरों पर उगाई असहमति साफ साफ पढ़ लेती हूँ। कहती है, जब मैं नई हेयर स्टाइल केस सज्जा बना करके बाहर निकलती हूँ रूम से, तो सबके चेहरे में क्या लिखा है, अच्छा या बुरा या नफरत या खुशियाँ, जो भी लिखा होता है मैं उसे अच्छी तरह से पढ़ लेती हूँ और यह भी बता सकती हूँ कि कोई ना कोई जरूर ठोक देगा। मैं फला फिल्म स्टार की नकल कर रही हूँ। मेरा यह जवाब, ये स्टाइल मेरा खुद का आविष्कार है, मजाक के रूप में लिया जाता है। जहाँ तक मेरे हेयर स्टाइल का सवाल है, आधे घंटे से ज्यादा नहीं टिका रहता है, लेकिन कोई भी हेयर स्टाइल वो बनाए आधे घंटे बाद चेंज हो जाती है, इसको खोल देती है।
तब तक मैं उससे बोर हो चुकी होती हूँ और सबकी टिप्पणियां सुनते सुनते मेरे कान पकने लगते हैं। मैं सीधे गुस्लखाने की तरफ लपकती हूँ और मेरे बाल फिर से पहले की तरह उलझे हुए घुंघराले से हो जाते हैं। कहती है कि मैं गुस्लखाने की तरफ जाती हूँ, बालों को खोल देती हूँ, फिर से मेरे बाल उलझे हुए हो जाते हैं। धन्यवाद बच्चों, आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।